नमस्कार। आज हम एक ऐसे आइडिया की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये आइडिया था राष्ट्र का। एक ऐसा विचार जिसका जन्म तो यूरोप में हुआ, लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को शुरू से समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस दौर की बात करते हैं, 18वीं सदी के यूरोप की। आज हम जिसे जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, वैसा कुछ था ही नहीं। उस वक्त का यूरोप तो बड़े बड़े साम्राज्यों, रियासतों और राजघरानों का एक, कह सकते हैं कि एक पैचवर्क था। यहाँ तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। मिसाल के तौर पर हैब्सबर्ग एम्पायर को ही ले लीजिए। इसमें जर्मन, इटालियन, पोलिश, न जाने कितनी अलग अलग पहचान के लोग थे, और इन सबको जोड़ने वाली सिर्फ एक ही चीज थी, अपने सम्राट के लिए वफादारी। तो सवाल यही उठता है कि अगर यूरोप इस तरह टुकड़ों में बटा हुआ था, जहां लोगों की कोई एक पहचान नहीं थी, तो फिर ये राष्ट्र का आइडिया, ये एक साझा पहचान का विचार आखिर आया कहां से? आज इसी पहेली को सुलझाएंगे। इस नए विचार को समझने से पहले हमें उस पुरानी दुनिया को समझना होगा जहां सिर्फ राजाओं का हुक्म चलता था। उस समय के सिस्टम को कहते थे निरंकुशवाद या एब्सोल्यूटिज्म। मतलब सीधा सा था, राजा ही सब कुछ है, उसकी जुबान ही कानून। कोई रोक टोक नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। हैब्सबर्ग साम्राज्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जो सिर्फ राजा के प्रति वफादारी के दम पर इतने सारे अलग अलग लोगों को एक धागे में पिरोए हुए था। यहां लोगों की पहचान उनके राजा से थी, किसी देश या राष्ट्र से नहीं। लेकिन फिर साल 1789 में एक धमाका हुआ। एक ऐसी क्रांति हुई जिसने यूरोप की नींव हिला दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की, जिसने एक बिल्कुल नए राजनीतिक विचार की चिंगारी जलाई। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे सबसे बड़ा आइडिया था संप्रभुता का। मतलब असली ताकत राजा के हाथ से निकलकर देश के नागरिकों के हाथ में आ गई। अब लोग राजा की प्रजा नहीं, बल्कि राष्ट्र के नागरिक थे। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव था। अब ये साफ हो गया था कि कोई देश लोगों से बनता है और वही लोग मिलकर उसकी किस्मत तय करेंगे। तो सवाल ये है कि ये हम वाली फीलिंग, ये सामूहिक पहचान बनाई कैसे गई? देखिए, क्रांतिकारियों ने एक के बाद एक कई कदम उठाए। राजा के झंडे की जगह नया तिरंगा झंडा आया। पुरानी शाही सभा का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, जिसे अब नागरिक चुनते थे। देश के नाम पर नई कस्में खाई गईं, शहीदों को याद किया गया। पूरे देश में एक जैसे कानून लागू हुए और राज्यों के बीच लगने वाले टैक्स यानी कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया। ये सब एक राष्ट्र की भावना जगाने की कोशिश थी। और ये जो सपना था ना, उसे इस तस्वीर में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। 1848 में फ्रांसीसी आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने इस सपने को कैनवस पर उतारा है। इस तस्वीर में देखिए, दुनिया भर के लोग एक लंबी लाइन में आज़ादी की देवी की तरफ बढ़ रहे हैं। जमीन पर राजाओं के टूटे हुए ताज बिखरे पड़े हैं, जो तानाशाही के अंत का प्रतीक हैं। और हर देश को उसके झंडे और खास पोशाक से पहचाना जा सकता है। ये उस आदर्श दुनिया की तस्वीर थी जहां सारे राष्ट्र एक साथ भाईचारे से रहेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसे इंसान के साथ जिसने इस कहानी को और भी उलझा दिया, नेपोलियन बोनापार्ट। एक ऐसा आदमी जिसने फ्रांस में लोकतंत्र को तो खत्म कर दिया, लेकिन क्रांति के आइडियाज को पूरे यूरोप में फैला दिया। नेपोलियन ने 1804 में अपना एक कानून लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। इसने जन्म से मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए। मतलब अब कोई बड़ा छोटा नहीं, कानून की नज़र में सब बराबर। और हां, संपत्ति का अधिकार भी पक्का कर दिया। उसने पुराना सामंती सिस्टम खत्म किया और किसानों को जमीन से बंधे रहने की गुलामी से आज़ाद किया। ये सारे सुधार बहुत मॉडर्न थे और नेपोलियन ने जहां जहां जीत हासिल की, वहां वहां इन्हें लागू किया। लेकिन नेपोलियन की कहानी इतनी सीधी नहीं थी, जैसा कि इन दो तस्वीरों में साफ दिखता है। शुरू में तो कई जगहों पर लोगों ने फ्रांसीसी सेना का स्वागत किया, उन्हें आज़ादी का मसीहा माना। लेकिन ये जोश जल्द ही ठंडा पड़ गया, क्योंकि नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी और लोगों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो लोगों को लगा कि ये आज़ादी तो बहुत महंगी पड़ रही है। 1815 में जब नेपोलियन हार गया, तो यूरोप में शुरू हुआ आइडियाज का एक महासंग्राम। एक तरफ थे वो पुराने राजा महाराजा, यानी रूढ़िवादी। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की अगुवाई में यूरोप की बड़ी ताकतों ने वियना में एक मीटिंग की। उनका एक ही मकसद था, चलो टाइम को पीछे घुमाते हैं, क्रांति की वजह से जो भी बदलाव हुए हैं उन्हें खत्म करो, पुराने राजघरानों को वापस गद्दी पर बिठाओ और राष्ट्रवाद जैसे खतरनाक विचारों को कुचल दो।
और ये कार्टून उस दौर की कहानी खुद कहता है। देखिए, ये एक थिंकर्स क्लब है, मतलब सोचने वालों का क्लब, पर सबके मुंह पर ताला लगा है। रूढ़िवादी सरकारों ने बोलने और लिखने की आज़ादी पर कड़े पहरे लगा दिए। अखबारों पर, किताबों पर, नाटकों पर, सब पर सेंसरशिप लगा दी गई ताकि आज़ादी और बराबरी के विचार लोगों तक पहुंच ही ना पाएं। लेकिन आप आइडियाज को कैद नहीं कर सकते, है ना, जमीन के नीचे छिपकर। क्रांतिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने गुप्त संगठन बनाए, और इन क्रांतिकारियों में एक नाम सबसे बड़ा था, इटली के जुसेपे मैत्सिनी का। मैत्सिनी का मानना था कि भगवान ने राष्ट्रों को बनाया है, इसलिए इटली को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक होकर एक गणराज्य बनना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन बनाए। मैत्सिनी के विचार इतने ताकतवर थे कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन तक कह डाला। सोचिए, एक अकेला आदमी और उसका विचार एक पूरे सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया था। लेकिन राष्ट्रवाद सिर्फ तलवार और सियासत से नहीं फैला। इसकी असली ताकत तो कहीं और थी, कला में, संगीत में, भाषा में। ये जो रोमांटिक सोच वाले कलाकार और कवि थे ना, उनका मानना था कि किसी भी देश की असली आत्मा उसके आम लोगों में बसती है। जर्मनी में कहें तो दास फोक में। सच्ची संस्कृति महलों में नहीं बल्कि लोकगीतों, लोक कथाओं और लोक नृत्यों में मिलती है। भाषा भी विरोध का एक बड़ा हथियार बनी। जैसे रूस के कब्जे वाले पोलैंड में अपनी पोलिश भाषा को जिंदा रखना ही देशभक्ति बन गया था। तो 1815 के बाद का जो दौर था ना, वो एक तरह से सुलगती हुई आग जैसा था। देखिए कैसे 1821 में यूनान ने आज़ादी की लड़ाई छेड़ी, 1830 में फ्रांस में फिर क्रांति हुई और उसकी लपटें पूरे यूरोप में फैल गईं। और फिर आया वो साल 1848 जिसे लोगों का वसंत कहा गया, जब पूरे महाद्वीप में विद्रोह की लहर दौड़ गई। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस सबसे बड़े मोड़ पर, साल 1848, जब पूरे यूरोप में जो लावा अंदर ही अंदर खौल रहा था वो आखिरकार फट पड़ा। 1848 का साल कुछ अलग था। इस बार सिर्फ विचार नहीं थे, लोगों के पेट में भूख भी थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी। तो जब किसान और मजदूर सड़कों पर उतरे तो उनके साथ वो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास भी आ गया, जो एक नई आज़ाद दुनिया का सपना देख रहा था। फ्रांस में तो राजा को गद्दी छोड़नी पड़ गई और एक रिपब्लिक बन गया। मतलब अब देश का मुखिया चुना जाएगा और हर वयस्क मर्द को वोट का हक मिला। जर्मनी, इटली, पोलैंड जैसी दूसरी जगहों पर भी लोग संविधान की और एक राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। अब राष्ट्रवाद का विचार उदारवाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। हाँ, ये बात सच है कि ज्यादातर क्रांतियां फेल हो गईं। राजाओं ने अपनी सेना भेजकर विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन वो एक चीज नहीं कुचल पाए, और वो था राष्ट्र राज्य का आइडिया। क्रांतिकारी भले ही हार गए, लेकिन उनका विचार जीत गया। अब ये तय हो गया था कि यूरोप का भविष्य साम्राज्यों का नहीं बल्कि राष्ट्र राज्यों का है। तो ये थी कहानी उस विचार की जिसने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। एक आइडिया जिसने लोगों को एक पहचान दी, उन्हें एक दूसरे से जोड़ा, लेकिन साथ ही दुनिया में नई नई सरहदें भी खींच दी। और ये हमें एक बड़े सवाल